आज हम एक्सप्लेन करेंगे होम टाउन चाचा चा का दूसरा पार्ट, जिसकी शुरुआत होती है डॉक्टर यून सियोल अपने घर वापस जाने के लिए कार के पास जाती है और कार में पड़े अपने अकलौते जूते को देखकर कहती है कि उफ, मैंने कितने महंगे और चाह से खरीदे थे। और जब गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तब इसको लगता है कि शायद बैटरी डेड हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल करनी चाहिए। मगर तभी वो देखती है कि सेल पर सिग्नल नहीं होते हैं और फिर वो खुद से कहती है कि ये सब मेरे साथ ही आखिर क्यों हो रहा है। सिग्नल की जांच के लिए गोंगजिन की मार्केट चली जाती है, मगर वहाँ पर भी सिग्नल नहीं होते हैं। फिर वो खुद से कहती है कि ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ये गांव है, मगर यहाँ पर सिग्नल्स तो होने चाहिए। फिर डॉक्टर यून के पेट में दर्द होने लगता है और ऐसे लगता है कि शायद ज्यादा लंच खाने की वजह से है। तभी कॉल करने के लिए उसे लगता है कि इसे सामने कॉफी कैफे में जाना चाहिए, जिसके ऊपर वाज़ह लिखा होता है कि शराब चांद रात में और कॉफी दिन में। अंदर जाते ही वो अमेरिकन कॉफी का ऑर्डर देती है और रेस्ट रूम का पूछकर फौरन अंदर चली जाती है। कैफे का ऑनर मिस्टर यू उससे पूछता रह जाता है कि क्या उसे हॉट कॉफी चाहिए या फिर आइस कॉफी, मगर फिर वो खुद से कहता है कि शायद वो जल्दी में लगती है तो इसके लिए आइस कॉफी ही ठीक रहेगी। जब वो बाहर निकलती है तो इसे बहुत अच्छा फील होता है और वो कॉफी के वेट के लिए बैठी सामने देख रही होती है कि वॉल पर इसकी नजर एक पिक्चर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि एक्सरसाइज इन द मून लाइट। तभी कैफे का ऑनर मिस्टर यू उसके लिए कॉफी लेकर आता है और इसको कहता है कि क्या तुम इस पिक्चर वाले शख्स को जानती हो, तुमने इसका फेमस गाना तो सुना होगा एक्सरसाइज इन द मून लाइट। तो डॉक्टर यून कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। जिस पर वो कहता है कि ये 1993 में टॉप 10 सॉन्ग्स में शामिल था। जिस पर डॉक्टर यून मुंह बनाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर यून खुद से कहती है कि ये क्या था और फिर कॉफी टेस्ट करने लगती है। डॉक्टर यून कॉफी को टेस्ट करती है, मगर इसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी वक्त कैफे का ऑनर वही सॉन्ग प्ले करता है। तभी डॉक्टर यून उठकर उसके पास जाती है और उससे लगता है कि शायद वो उससे ऑटोग्राफ लेने आ रही है, मगर डॉक्टर यून उसके पास जाकर कहती है कि मैं आपके फोन पर बात करना चाहती हूँ। मगर वो फोन भी काम नहीं करता है, जिस पर मिस्टर यू उसे अपना सेल देकर कहता है कि इस पर चेक कर लो, मगर उसके सेल पर भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर यून कहती है कि वो अपना बिल देना चाहती है, जिस पर रेस्टोरेंट के ऑनर की नजर कॉफी पर जाती है और वो कहता है कि आपने तो इसको टच भी नहीं किया है, क्या मैं आपको ये साथ पैक करके दे दूं? जिस पर डॉक्टर यून कहती है कि नहीं, मैं बस बिल ही पे करना चाहती हूँ, मगर उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। और उसी वक्त कॉफी कैफे के ऑनर की बेटी जूरी उसके पास आती है और स्कूल से वापस आते ही इनके पास पड़े स्टूल पर बैठ जाती है। तो मिस्टर यू डॉक्टर यून से कहता है कि आप कैश ही दे दें, इसकी प्राइस सिर्फ 4001 ही है। तो डॉक्टर यून कहती है कि आप देख रहे हैं मेरे पास कैश नहीं है, आप मुझे किसी करीबी बैंक का बता दें तो मैं वहाँ से पैसे निकाल कर आपको दे देती हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो फिर? जिस पर वो कहती है कि मेरा बैग आप रख लें, मगर जूरी इसके जूतों की तरफ देखते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसका बैग फेक हो सकता है, इसके जूते इसके जेन्युइन बैग के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर यू इसके जूतों की तरफ देखते हुए कहता है कि वाकई, और फिर वो दोनों इस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों को हंसता हुआ देख के अच्छा तो फिर ठीक है, आप मेरा सेल अपने पास रख लें। जिसको देखकर जूरी फौरन कहती है कि हाँ, ये लेटेस्ट मॉडल है, और वो दोनों बाप बेटी अपने पास सेल रख लेते हैं और डॉक्टर यू वहाँ से बैंक के लिए बाहर निकल जाती है। रास्ते पर जाते हुए डॉक्टर यू कहती है कि उस बिल्ली की हिम्मत कैसे हुई मेरे जेन्युइन बैग को फेक कहने की, उसे ब्रांड्स के बारे में क्या मालूम है, उसे क्या पता कि मैं अपने ब्रांड्स पर कितना खर्च कर देती हूँ। जब डॉक्टर यू एटीएम में जाती है तो एटीएम काम नहीं करता है। फिर वो दूसरे बैंक चली जाती है, मगर वो भी काम नहीं कर रहा होता। वो वहाँ पर इसकी वजह पूछती है तो सभी लोग इससे कहते हैं कि इस पर काफी देर लगने वाली है। जिस पर डॉक्टर यून वापस कैफे आ जाती है और फिर वापस आकर वो इन दोनों बाप बेटी को बताती है कि बैंकों में कोई मसला चल रहा है तो इस वक्त पैसे नहीं निकलवा सकती है, मगर सियोल जाकर वो 4001 इनके बैंक में ट्रांसफर कर देगी। मगर जूरी फौरन ही इनकार कर देती है। जिस पर डॉक्टर यून अपने डेंटिस्ट वाला कार्ड निकाल कर इनको दिखाती है, जिसके नीचे उसका नंबर भी लिखा होता है। जिस पर मिस्टर यू कहते हैं कि क्या वाकई तुम डेंटिस्ट हो? तो डॉक्टर यून कहती है कि बिल्कुल, मगर जूरी अपने पापा को फौरन ही इनकार कर देती है और कहती है कि अगर ये कार्ड भी फेक निकला। जिस पर डॉक्टर यून को गुस्सा आ जाता है, वो उस पर चीखती है। तो जूरी फौरन ही अपने डैड को पुकार कर उसके साथ चिमट जाती है। तो इसी वक्त ड्यूसिक सीटी बजाता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता है और यून को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने जूते पहन ही लिए। जिस पर मिस्टर यू डूसिक से कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर डूसिक कहता है कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर यून उसके पास जाकर फौरन कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और डूसिक मिस्टर
मिस्टर यून से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिस पे मिस्टर यून कहता है कि ये कॉफी का बिल दिए बगैर जाना चाहती है। तो डॉक्टर यून कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा एटीएम और कोई भी बैंक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे सेल पर भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। डूसिक इसका साथ देते हुए कहता है कि हांगकांग टेलीकॉम में आग लगी है, जिसकी वजह से गोंगजिन में सब कुछ बंद रहेगा। जिसे सुनकर मिस्टर जून और जूरी फौरन ही अपने सेल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई किसी चीज पर भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और कोई भी चीज सही से काम नहीं कर रही होती है। ये बात सुनते ही जूरी अपने पापा से नाराज होकर वहाँ से गालियाँ देते हुए चली जाती है और मिस्टर यू भी इसके पीछे ऐसे कहता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए और बातों को समझना चाहिए। इसके पीछे ही चला जाता है। तभी डूसिक भी वहाँ से जाने लगता है तो यून इसके बाजू से पकड़कर इसको रोक लेती है और कहती है कि ये कब तक ठीक होगा, जिस पर वो कहता है कि अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद कल ही। जिस पर यून इससे इसी वक्त कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। जिस पर डूसिक कहता है कि हाँ कह दो। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे 4000 वॉन चाहिए, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो। जिस पर डूसिक हैरानगी से कहता है कि क्या तुमने मुझसे मांगे हैं। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल, अगर नॉर्मल हालात होते तो मुझे कोई देता भी तो मैं इनकार कर देती हूँ, मगर अभी मुझे सख्त जरूरत है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होंगी, जब से तुमसे मिली हूँ तुम्हें तंग ही कर रही हूँ। तो डूसिक इसको कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुम खुद इन्हें कमाओगी। जिस पर यून हैरानगी से कहती है कि कैसे। तो डूसिक इसको कहता है कि चलो तुम मेरे पीछे आओ, और ये कहते हुए वो जाने ही लगता है कि यून रुक जाती है और कहती है मगर पहले तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे खुद कमा सकती हूँ। जिस पर यून बाहर निकल जाता है और डूसिक भी इसको फॉलो करते हुए जाने लगती है। काफी आगे जाकर डॉक्टर यून डूसिक के पीछे चलते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझे जैसा कहा मैं तुम्हें फॉलो करती हुई आ रही हूँ, मगर तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे पैसे कमाऊंगी और तुम मुझे किसी छांव वाली जगह पर क्यों नहीं ले जा रहे हो। इसी वक्त डूसिक रुकता है, जिसकी वजह से यून इससे टकरा जाती है, मगर डूसिक को इसकी कोई परवाह नहीं होती है और वो उससे कहता है कि तुम सख्त मेहनत करके पैसे कमाने वाली हो। इसी दौरान वो अपने पुलिस वाले दोस्त जोन को रोकता है और इससे आग के बारे में पूछता है और इसे कहता है कि तमाम शॉप्स वालों को भी इसके बारे में बता दो और सब लोगों को आग के बारे में आगाह कर दो कि फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझा रहे हैं और आज सभी लोग घर पर रहे। तो डॉक्टर यून ये सब कुछ देख रही होती है और चुवन के जाने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारी दोस्ती पुलिस वालों से भी है। तो डूसिक कहता है कि हाँ, और वो उसे साथ आने का कहता है कि चलो हम पहले कोई खड़े होने की जगह तो ढूंढ ले। जिस पर यून सीधी इसके पीछे से फिर से चलने लगती है और फिर खुद से कहती है कि मैं इससे जो भी सवाल करती हूँ ये आखिर उनका जवाब क्यों नहीं देता है। फिर दिखाया जाता है कि डूसिक एक एक करके सब गाँव वालों के पास जाता है और इनको बताता है कि सब लोग आज घर पर ही रहे, फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे हैं, तो सब लोगों को हौसले से काम लेना होगा और जिसका भी जो काम रहता है वो कल आकर इन सब का काम कर देगा। सभी लोग इसका शुक्रिया अदा करते हैं और सभी लोग इससे काफी खुश होते हैं और यून ये सब कुछ हैरानगी से देख रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। सबको बताने के बाद आखिरकार यून आखिर पर एक औरत के पास जाता है जो कि सुन नहीं सकती है। यून उसके पास जाकर सबसे पहले सलाम करता है और फिर उसे इशारों से समझाता है कि आज वो घर पर ही रहे, बाहर आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वाले उससे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो औरत जून के इस अंदाज को देखकर काफी खुश होती है और फिर अंदर चली जाती है और इन दोनों के लिए शेक लेकर आती है और डूसिक को देते हुए कहती है कि एक शेक यून को भी दे दे, जिसे देखकर यून काफी खुश होती है और फिर वो दोनों सलाम करते हुए आगे चले जाते हैं। शेक पीते हुए डॉक्टर यून डूसिक के पीछे पीछे चलते हुए गाँव के खेतों से निकलकर फिश मार्केट तक पहुँच जाते हैं। जहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टर यून डूसिक से कहती है कि वो आखिर कमाता कैसे है और मैंने सभी गाँव वालों से उसे चीफ होंग कहते हुए सुना है। जिस पर डूसिक मुड़कर इसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि एक बाहर वाले को ये सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है और फिर डूसिक उसको सामने इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर काम करने वाली हो। डॉक्टर यून देखकर काफी हैरान होती है और उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इससे पहले ये काम कभी भी नहीं किया है और मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जिस पर डूसिक उसे कहता है कि क्या तुम पैसे नहीं कमाना चाहती हो और कॉफी का बिल पे नहीं करना चाहती हो। जिस पर डूसिक कहती है कि इससे तो बेहतर था कि मैं कॉफी कैफे में ही इंतजार कर लेती। तभी डूसिक उसको ग्लव्स और नैपकिन पकड़ा कर कहता है कि चलो अब काम पर लग जाओ, मगर डॉक्टर यून उससे पूछती है कि ये आखिर पे कितना करेंगे। तो डूसिक उसको बताता है कि ये 1 घंटे के 8720 वॉन पे करते हैं। जिस पर यून कहती है कि ये तो बहुत ही कम है। डॉक्टर यून डूसिक से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जिस पर डूसिक कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, तुम एक ऐसी इंसान हो जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। डॉक्टर यून वो ग्लव्स और नैपकिन डूसिक को वापस करते हुए कहती है कि मुझे तो खुद को एलियट क्लास डेंटिस्ट कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये सुनकर डूसिक उसकी तरफ हैरानगी से देखता है, मगर फिर फौरन ही उन बूढ़ी औरतों को बुलाकर कहता है कि
ये तुम्हारे साथ आज काम करने वाली है और इसे थोड़ा सा बता भी देना। यून के हाथ में ग्लव्स और नैपकिन दोबारा थमाते हुए कहता है कि मैं एक बिजी मैन हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और फिर वहाँ से चला जाता है। वो सभी बूढ़ी औरतें इतनी यंग लेडी को अपने साथ देखकर काफी हैरान होती हैं और उसकी तरफ गौर गौर से देख रही होती हैं। फिर वो सभी इसको काम वाली जगह पर ले जाती हैं और इसको बताती हैं कि स्क्वाड मछली को किस तरह से साफ करना है और किस तरह से इसे अच्छे तरीके से रखना है। मगर ये सब कुछ डॉक्टर यून के लिए बिल्कुल नया होता है और उसे इस काम के बारे में जरा भी आइडिया नहीं होता है। फिर काम करते करते वो सभी इससे पूछते हैं कि वो चीफ होंग से कब मिली है, जिस पर वो कहती है कि उसकी मुलाकात उससे आज सुबह ही हुई है। मगर उन औरतों को यकीन नहीं आता और वो सब एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं। और फिर उसके इस तरह से गलत तरीके से काम करने पर वो सब आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि ये बिल्कुल नई है और यहाँ की नहीं मालूम हो रही है। काम करने के बाद डॉक्टर यून डूसिक का इंतजार करते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे आखिर अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो डूसिक उससे कहता है कि क्या तुम अपना वेज नहीं लेना चाहती हो, और उसके वेज को अपने पास रखना चाहता है, जिस पर डूसिक कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती हूँ। वो उसे ये देते हुए पूछता है कि तुम्हें हार्ड वर्किंग की ये कमाई कैसी लग रही है, जिस पर यून कहती है कि डेंटिस्ट होना भी किसी हार्ड वर्किंग से कम नहीं है। मैं मेहनत पसंद हूँ और मुझे मेहनत करना पसंद है। डॉक्टर यून 4001 निकाल कर डूसिक के हाथ में थमा देती है और उसे कहती है कि ये कॉफी कैफे वाले ऑनर मिस्टर यू को दे देना। डूसिक वहाँ से जाने ही लगा होता है कि जून उसको रोक कर पूछती है कि क्या उसके पास कार है, जिस पर उससे लगता है कि शायद वो उससे चाय के बारे में पूछ रही है। तो वो फौरन अपना टी मग निकाल कर उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास है। मगर यून उसे इशारों से समझाती है कि मैं चाय के बारे में नहीं बल्कि मैं कार के बारे में पूछ रही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि डूसिक डॉक्टर यून की कार को फिक्स करता है और उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर यून जैसे ही स्टार्ट करती है तो वो स्टार्ट हो जाती है, मगर फिर जैसे ही डूसिक इसको देखता है तो कार के टायरों में प्रेशर इम्बैलेंस होता है। उसे रात यहीं पर गुजारने का मशवरा देता है और उसे कहता है कि उसे इस हालत में ड्राइव नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए खतरा भी हो सकता है। मगर डॉक्टर यून अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और वो इस हालत में यहाँ पर नहीं रुक सकती है। डूसिक उसके कपड़ों से स्मेल सूंघता है और फिर उसे मशवरा देता है कि यहाँ करीब ही एक साउना है, जिसके लिए उसे 9000 वॉन देकर रात गुजारनी होगी। डॉक्टर यून अपने कपड़ों से दोबारा सूंघती है तो वाकई उनसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और डॉक्टर यून नहाने के बाद काफी अच्छा फील कर रही होती है और वो साउना के काउंटर पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने जाती है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3000 वॉन होते हैं। 10,000 वॉन वो अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए रख लेती है। उसे स्वीट राइस पंच और एग में से एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। वो काउंटर पर जाकर स्वीट राइस पंच को सिलेक्ट करती है और जैसे ही ऑर्डर करने लगती है सामने फिर डूसिक निकलता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ भी पहुँच गए हो। तो डूसिक उसे कहता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, तुम मुझे ऑर्डर करो। वो उसे स्वीट राइस पंच ऑर्डर कर देती है। तो डूसिक ऑर्डर तैयार करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मेरा मशवरा मान लिया और यहाँ पर आ ही गई हो। फिर डॉक्टर यून उससे कहती है कि वो उससे इतने कैजुअल तरीके से क्यों बात करता है, वो तो अभी अभी मिले हैं। जिस पर डूसिक कहता है कि मुझे फॉर्मल तरीके से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरी दुनिया में ही लोग एक दूसरे से फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, मगर मुझे हर किसी से कैजुअल तरीके से बात करना पसंद है। फिर वो डॉक्टर यून को एग और राइस पंच दोनों देता है, मगर डॉक्टर यून एग छोड़ देती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है, मगर उसके स्टमक से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर डूसिक कहते हैं कि अच्छा तुम्हें भूख नहीं लगी है, मगर तुम्हारा पेट बता रहा है कि तुम्हें कितनी सख्त भूख लगी है। मगर डॉक्टर यून सिर्फ स्वीट राइस पंच लेकर ही चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर यून जैसे ही सोने के लिए अपने मैट पर जाती है, वहाँ पर एक बग आ जाता है, जिसे देखकर वो फौरन चीखें मारते हुए बाहर निकल जाती है। और फिर डूसिक अपना काउंटर वाला काम खत्म करके घर जाने ही वाला होता है कि उसकी दादी की दोस्त मिस मती उसे आकर बताती है कि उसकी दादी के पाँव में चोट लग गई है, जिसे सुनकर डूसिक फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है। वहाँ पर उसकी एक और दोस्त भी बैठी होती है। जब वो अपनी दादी के पास जाता है तो उसे कहता है कि चलो हम एक्सरे करवाने चलते हैं, ज्यादा चोट तो नहीं आई है। तो उसकी दादी फौरन इनकार कर देती है कि नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, ये सुबह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मगर उसकी दादी की दूसरी दोस्त रोते हुए कहती है कि भला इसे इस उम्र में रात के इस पहर दीवार पर चढ़कर कपड़े सुखाने की क्या जरूरत। जिस पर उसकी दादी उसकी तरफ गुस्से से देखती है, कहती है कि तुम्हें ज्यादा शिकायतें लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पोता आ गया है, वो ख्याल रख लेगा। डूसिक अपनी दादी के पाँव पर आइस पैक करता है, जो कि उसकी दादी को काफी ठंडा महसूस होता है। मगर फिर वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं। डूसिक जाते हुए अपनी दादी को अपने साथ ले जाता है, वो उसे अकेले घर पर नहीं रहने देना चाहता है। डूसिक अपनी दादी को अपने कंधों पर उठाए अपने बचपन की बातें याद करते हुए अपने दादा को याद करते हुए जा रहा होता है। फिर उसकी दादी उसे कहती है कि क्या मैं ज्यादा वजनी तो नहीं हूँ, जिस पर डूसिक हंसते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी आप वजनी नहीं है, बल्कि एक फीदर की तरह हल्की फुल्की हैं। फिर सीन चेंज होता है और सुबह
डॉक्टर यून सारी रात छत पर ही सोकर गुजारती है। जब वो सुबह उठती है तो वो काफी उकड़ी हुई होती है और फिर उठते ही वो फिश मार्केट पहुंच जाती है, जहां पर जाकर वो देखती है कि डूसिक नायाब मछलियों की ऑक्शन कर रहा होता है। उसके बोली लगाने के अंदाज को देखकर डॉक्टर यून काफी देर तक हंसती रहती है। जब डूसिक अपना काम खत्म करके जाने वाला होता है तो डॉक्टर यून उसे रोक कर कहती है कि तुमने रात को कहा था कि तुम मेरी गाड़ी के लिए किसी रिपेयर शॉप को बताओगे, तो अब मुझे वहाँ पर ले चलो। डॉक्टर यून अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए रिपेयर शॉप पर जाती है तो उसे वहाँ पर वो छोटा लड़का और लड़की नजर आते हैं। फिर वो उनसे इनका नाम पूछती है, जिस पर लड़का कहता है कि मेरा नाम आइजुन है और लड़की अपना नाम बोरा बताती है। और वो दोनों डॉक्टर यून का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आइजुन डॉक्टर यून से कहता है कि वो हमेशा इसकी काइंडनेस को याद रखेगा और जब भी उसे जिंदगी में मौका मिलेगा वो इसका एहसान जरूर चुकाएगा। जिस पर डॉक्टर यून इन दोनों से काफी देर बात करने के बाद कहती है कि मेरे लिए यही काफी है कि अब आगे से तुम दोनों अपना ख्याल रखो और हेल्दी रहो। इसी वक्त डॉक्टर यून की गाड़ी ठीक हो जाती है। आइजुन और बोरा डॉक्टर यून को सलाम करके वहाँ से स्कूल के लिए चले जाते हैं और इसी वक्त अपनी गाड़ी लेकर वापस सियोल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हांगडू से कॉफी शॉप पर जाकर डॉक्टर यून के दिए गए 4001 मिस्टर यू को वापस कर देता है, जिस पर मिस्टर यू कहता है कि जूरी कहती थी कि वो लड़की फ्रॉड है, मगर मुझे तो पहले से ही यकीन था कि वो फ्रॉड नहीं है। जिस पर डूसिक मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल वो फ्रॉड नहीं है। तो मिस्टर यू कहता है कि तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो फ्रॉड नहीं है। जिस पर डूसिक उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो हमेशा ही मुस्कुराते रहता हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। डॉक्टर यून को सियोल वापस जाते हुए गाड़ी में डॉक्टर ली की कॉल मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, और फिर तंज करते हुए कहती है कि मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर तुम अपने बिल्स कैसे पे करती हो, और फिर तुम्हें डॉक्टर्स कम्युनिटी में पोस्ट करने की वजह से अब तो कोई भी जॉब नहीं देगा, क्योंकि वो कम्युनिटी इतनी छोटी है कि सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। जिस पर डॉक्टर यून से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने के बजाय अपने क्लिनिक की सुनानी चाहिए, लगता है कि वो नहीं चल रहा है तभी तो तुमने मुझे कॉल की है। तो डॉक्टर ली कहती है कि अगर तुम मुझसे घुटनों के बल गिर कर माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें दोबारा जॉब दे दूं और इसके बारे में सोचूंगी। तो डॉक्टर यून कहती है कि बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी जॉब, मैं तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी और मुझे जॉब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे सुनाती हुई कहती है कि अब मैं खुद का क्लिनिक खोलने वाली हूँ, और गुस्से से फोन काट देती है। फिर डॉक्टर यून फौरन ही अपना इरादा चेंज कर देती है और सियोल जाने के बजाय अपनी कार घुमाकर वापस गोंगजिन चली जाती है। और हुआचियोंग रेस्टोरेंट वाली ऑनर मिस यू के पास पहुंचकर उसे कहती है कि वो यहाँ पर अपना क्लिनिक ओपन करना चाहती है, जिस पर मिस यू सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और डॉक्टर यून को प्रॉपर्टी वाले के पास लेकर जा ही रही होती है। तो रास्ते में उसे कहती है कि कल रात सोना में रुकने के बजाय वो उसके घर क्यों नहीं आई थी। तो डॉक्टर यून मिस यू से कहती है कि उसने इसे ऑफर कर दिया, इसके लिए वो उसकी थैंकफुल है। और फिर अचानक ही मिस यू के नंबर पर कॉल आती है और इमरजेंसी में उसे कोई बुला रहा होता है, जिसे सुनकर वो डॉक्टर यून से कहती है कि अब उसे आगे अकेले ही जाना पड़ेगा। सामने माउंटेन पर एक बोट है जहाँ पर इसे प्रॉपर्टी एजेंट मिल जाएगा, उसने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर यून कहती है कि उसे इसका नाम या नंबर ही दे दो। तो वो उसे कहती है कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, तो वो तुम्हें खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर यून माउंटेन को क्रॉस करके बोट के पास पहुँचती है और फिर वहाँ पर बैठे आदमी को आवाज देती है, जिस पर वो मुड़कर देखता है, जिसे देखकर डॉक्टर यून फिर हैरान रह जाती है। आगे से फिर डूसिक निकलता है जो कि बोट को सही कर रहा होता है और इसे कहता है कि हमारी मुलाकात फिर हो गई है, तुम्हें घर और हॉस्पिटल दोनों चाहिए। जिस पर यून कहती है कि दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। तो डूसिक आगे से मुस्कुराने लगता है और फौरन ही अपना प्रॉपर्टी एजेंट वाला कार्ड निकाल कर उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं हूँ, ये देखो मेरी आइडेंटिटी। फिर डॉक्टर यून डूसिक के साथ सी पर जाती है, जहाँ पर डूसिक सी डाइविंग कर रहा होता है और डॉक्टर यून उसे देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर यून और डूसिक जब सी डाइविंग से वापस आते हैं तो डूसिक उसके पीछे होता है और डॉक्टर यून आगे होती है। डॉक्टर यून को वहाँ पर बोरा और आइजुन मिल जाते हैं। डॉक्टर यून वहाँ पर आइजुन के दांत देख रही होती है तो डूसिक भी रुककर डॉक्टर यून को मुस्कुराते हुए देखता है और फिर उसे याद आ जाता है कि किस तरह से डूसिक बूढ़ी औरतों के साथ काम करते हुए कितने खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा रही होती है। डूसिक को डॉक्टर यून की सभी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। असल में डूसिक को डॉक्टर यून से मोहब्बत हो जाती है। डॉक्टर यून की मोहब्बत डूसिक के चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी आंखों से वाज़ह झलक रही होती है। और फिर यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। अगर आप मजीद के ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।